तो यहाँ पर क्योंकि आज कंबाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो बी अटेंटिव, ऐसा नहीं घर बैठे हैं तो पसरे बैठे हैं। आप भले ही पसर के बैठो पर जो बोर्ड पे आ रहा है वो आपकी कॉपी में आ जाना चाहिए। ठीक है, रेडी नाउ, एवरीबॉडी इज कनेक्टेड, वॉइस इज क्लियर, बोर्ड इज अगेन क्लियर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में अपन ने बोला था दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं। ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, मतलब कहती हूँ मैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्या हो रहा है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ने देखी थी, दे आर एबल टू कन्वर्ट, है ना, दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक फूड इनटू ऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर पाते हैं। लास्ट टर्न पर अपन ने देखा था इनऑर्गेनिक फूड में वी कंसीडर आवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन ऑर्गेनिक फूड वी इन्वॉल्व आवर ग्लूकोज C6H12O6। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो जो भी आएगा वो सारा ऑर्गेनिक फूड में आएगा। सिर्फ प्लांट ऐसी ऑर्गेनिज्म है विच कन्वर्ट दैट इनऑर्गेनिक फूड इनटू ऑर्गेनिक फूड। और इसके अलावा कोई हो सकता है तो वो हो सकती है मेरी एल्गी, क्योंकि एल्गी ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, दे अगेन हैव दैट क्लोरोफिल पिगमेंट, तो वो भी ऑटोट्रॉफिक हो सकती है। ठीक है, पर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं कौन, प्लांट। हम नहीं कर पाते हैं। एनटीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फूड बाय प्लांट, बैक्टीरिया, और 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपका आंसर होना चाहिए प्लांट या फिर एल्गी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्लांट में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है दैट इज योर फोटोसिंथेसिस, है ना। हम 7th 8th क्लास से ये प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। एवरीबॉडी नो द बेसिक इक्वेशन वी आर राइटिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना, सबको याद है, आपको बचपन से याद है। यहाँ लिखा था हमने हमारा CO2 था, प्लस अगर मैं यहाँ नंबर भी मेंशन करूँ तो मैं यहाँ नंबर मेंशन कर सकती हूँ, कितने ले आए थे मैंने कार्बन, 6 CO2, प्लस यहाँ पर लिखूंगी मेरा 12 H2O, है ना। इस एरो के ऊपर अपन लिखते हैं द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहाँ लिख सकते हैं हमारा सनलाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट। फाइनली व्हाट विल मेक, इट विल मेक अवर C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। प्लस यहाँ पर अपन लिखते हैं बनता है मेरा 6O2, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और प्लस इसके साथ में यहाँ बनता है मेरा H2O का मॉलिक्यूल। इसके अगर मैं नंबर लिखती हूँ तो यहाँ पे 6O2 है और यहाँ पे 6H2 है। होलोजोइक की डेफिनेशन, होलोजोइक मीन्स द कंप्लीट न्यूट्रिशन which observed in human being also and amoeba also, and it completed into 5 different steps। अगर नए बैच का बच्चा है तो अगले टर्न पे पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि होलोजोइक क्या है, और पुराने बैच का बच्चा है तो पिछले कॉपी के पन्ने पलट के देखो, सब समझ में आ जाएगा। Amoeba also shows the holozoic nutrition, completely food become digested in your body in 5 different steps। और 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। ठीक है, अभी अगर मैं उसको समझाने बैठूंगी तो हमारा ये वाला टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगले टर्न पे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस का मैंने सिंपल सा इक्वेशन लिखा है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, तो मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, ऑक्सीजन निकला है और पानी का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है। अब यहाँ हमको समझ में आता है द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज दिस CO2 and H2O एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। ये 4 चीजें अगर है तो प्लांट प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एनसीईआरटी बुक के पीछे क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हाउ इट बिकम रीचेस अप टू देयर पर्टिकुलर प्लेस वेयर दैट प्रोसेस इज अकर। ठीक है, अब इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है और ये फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल उस टारगेट प्लेस तक कैसे पहुंचता है जहां पर ये प्रोसेस होना है। ठीक है, अब सुनते हैं ध्यान से।
प्लीज बेटा घर बैठे हो इसका ये मतलब नहीं है कि ध्यान से सुनोगे नहीं, मैडम आपको इंडिविजुअली देख नहीं पा रही है, पर मैडम अपना काम पूरी इफिशिएंसी से कर रही है, तो प्लीज आप भी वहां बैठ के पढ़े, ठीक है। चलो कुछ जल्दी जल्दी हो जाए तो बोलना, वैसे मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगी, एक एक चीज को 4-4 बार बता रही, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, हाउ दिस रॉ मटेरियल रीचेस टू द लीफ। अभी हमने बोला था क्लोरोफिल का प्रेजेंस इज नेसेसरी। क्लोरोफिल कहाँ पर होगा, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट्स मतलब मैं कह सकती हूँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ग्रीन पार्ट मतलब इट इज प्रेजेंट इन अवर लीव्स ओनली। इट मींस वी से दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द लीव्स। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, राइट। चलो सर को अब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। इट बिकम अवर रूटेड प्लांट, ये मेरा एक रूटेड प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर यहाँ पर मैंने एक लीफ को बनाने का कोशिश किया है, ठीक है। हियर वी मेक अवर लीफ। डायग्राम भी साथ साथ आप बनाते जाओ। डायग्राम कैसे बनाया जाता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नए बच्चे प्लीज टेक इट सीरियसली, साथ पढ़ोगे मन लगा के तो याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और आप मक्कारी करोगे तो उसमें मैं अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। Whenever you come to class, then I will see you. चलो ये मैंने बताया मेरा रूटेड प्लांट है। ये प्लांट के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा मेरा सॉइल वाला पार्ट, ठीक है। ये एरियल पार्ट है, ये मैंने क्या बनाया है मेरा एक लीफ वाला पार्ट। दैट एवरीबॉडी क्लियर। अब मुझे बताओ, मैं जानती हूँ कि प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, सॉइल से, ठीक है, थ्रू रूट हेयर। प्लांट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू प्लांट इस वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। दिख रहा है एरो मेरा, पानी यहाँ तक आया है, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट वाटर बिकम कंडक्टेड थ्रू जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो प्लांट टिश्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा। एक होता है जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, और दूसरा होता है मेरा फ्लोएम which is responsible for conduction of food material and minerals also, ठीक है। ये दो कंडक्टिंग टिश्यू है जो प्लांट में प्रेजेंट है, एक है मेरा जाइलम और दूसरा है मेरा फ्लोएम। जाइलम वाटर का कंडक्शन कर रहा है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। बट वाटर का जो कंडक्शन होता है इट इज यूनिडायरेक्शनल। मैं इसी के आगे लिखती हूँ, ये कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब इट इज ऑलवेज फ्रॉम रूट टू लीफ। ये कैसा होगा, रूट से लीफ की तरफ होता है। बट द कंडक्शन ऑफ फ्लोएम दैट इज फूड, इट इज मल्टी डायरेक्शनल। मैं मल्टी या बाय डायरेक्शनल भी बोल सकती हूँ, मतलब इट अकर फ्रॉम लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्ती से अदर पार्ट जो होंगे उसकी तरफ मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो पार्ट लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है इट इज यूनिडायरेक्शनल, और फ्लोएम के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है इट इज मल्टी और बाय डायरेक्शनल। पानी हमेशा रूट से लीफ की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब करके वो लीफ तक पहुंचेगा, और फूड मटेरियल जो है, क्योंकि फूड लीफ में बनेगा तो यहाँ से फूड मटेरियल प्लांट के बाकी पार्ट में सप्लाई होगा। तो ये जो फूड का फ्लो होगा इट इज मल्टी डायरेक्शनल, जो वाटर का फ्लो होगा इट इज यूनिडायरेक्शनल। इतना क्लियर है ना। अब देखो वाटर मैंने बोला रूट हेयर के थ्रू ये वाटर एब्जॉर्ब किया, ये वाटर फिर कहाँ गया, थ्रू जाइलम। दैट वाटर कंडक्टेड अपवर्ड इन द प्लांट बॉडी। जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर तक गया है, और फिर फाइनली ये वाटर कहाँ पहुंच गया है, मेरी इस लीफ के अंदर पहुंच गया है ना। ये लीफ के अंदर पानी पहुंच गया है, जो मेरी फोटोसिंथेसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था, ठीक है। अब मुझे देखना है, अब मुझे क्या चाहिए, इसके साथ में चाहिए था मुझे कार्बन डाइऑक्साइड। Now we know that in our leaves certain small apertures, some pores are present, and these pores we call the stomata. यहाँ पर कुछ छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं लीफ की सरफेस पर, और उन छेद को मैं नाम दे रही हूँ मेरा स्टोमेटा। देखो मैं दिख रहा है रेड कलर का बनाया है, इसको मैं लेबल कर रही हूँ क्या, मेरा स्टोमेटा, ठीक है। अब यहाँ से थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा का काम क्या होता है, फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर ट्रांसपीरेशन। दोनों टर्म पता है, मैं स्टोमेटा के आगे लिखती हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। एक भी मेरा डायलॉग खाली मत जान दो, सुनो एक एक बात को। स्टोमेटा का काम क्या? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड के पेपर में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब O2 और CO2 का जो आना जाना हो रहा है, दैट इज ऑकर थ्रू दैट स्टोमेटा ओनली, राइट। और दूसरा काम क्या होता है? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वेपर्स के फॉर्म में जो वाटर का लॉस होता है प्लांट की बॉडी से, दैट वी कॉल द ट्रांसपिरेशन। अर्ली मॉर्निंग आप प्लांट के लीफ के ऊपर वो लगता है उसकी बूंदे पूरी अपर सरफेस गीली दिखती है, वो क्या है? वो लॉस ऑफ वाटर है, इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। प्लांट में होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है कि रात को बाहर सोए तो ऊपर पानी इकट्ठा हो गया है, समझ रहे हो? हमारी बॉडी से ऐसा लॉस नहीं हो रहा, बट प्लांट में ऐसा लॉस देखने को मिलता है। बेसिकली ये ट्रांसपिरेशन पूरा दिन होता रहता है, ऐसा नहीं है कि सुबह हो रहा है या रात को हो रहा है। बट डे टाइम में सनलाइट इज देयर, टेम्परेचर इज मोर, सो दैट वेपर्स आर वेपोराइज्ड। समझ रहे हो? वेपर्स उड़ गई है, बट अर्ली मॉर्निंग सन नहीं है तो पानी जो है वो कलेक्टेड हमको उन लीव्स के ऊपर देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो दैट वी कॉल द ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, वन इज फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड अनदर वन इज फॉर योर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यह हमने स्टोमेटा को क्यों देखा है? क्योंकि थ्रू दिस स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर इन द बॉडी में। देखो मैंने यहाँ एरो बना दिया, इस स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ के अंदर आ गई है। नाउ यू सी फाइनली ऑल दीज रॉ मटेरियल आर रीचेस अप टू अवर लीफ। मेरी लीफ तक पहुंच गया है सारा के सारा रॉ मटेरियल, कोई दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया स्टोमेटा के थ्रू। पानी कैसे पहुंचा है? थ्रू जाइलम, थ्रू रूट हेयर इट एब्सॉर्ब इन द प्लांट बॉडी, through xylem it become conducted upward and finally it reaches up to our leaf। लीफ तक पहुंच गया है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे पता है कि इस लीफ के अंदर कौन प्रेजेंट है? मेरा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और यहाँ मैं सन बना देती हूँ तो ये मेरी सनरेज भी यहाँ पर आ रही है। ये सनरेज का एरो मैंने कुछ ऐसे बता दिया, तो सनरेज आर ऑल्सो लाइंग देयर, क्लोरोफिल पिगमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर लीफ पार्ट, राइट। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? एक प्रोडक्ट बना मेरा C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और ये जो ग्लूकोज होगा दैट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल जो होता है फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, बट प्लांट इस ग्लूकोज को स्टोर करता है इस स्टार्च के फॉर्म में। ऐसा भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1-2 नंबर के, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ क्या बना है? यहाँ बनता है मेरा O2 प्लस बनता है मेरा H2O। अब ये O2 भी इस टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा, और ये H2O जो है ये भी इस टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो मैं यहाँ लिखूँ O2 भी बाहर आ गया और H2O भी बाहर रिलीज हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। CO2 भी जाएगा और ऑक्सीजन भी आएगा, आ रहा है समझ में? तो स्टोमेटा के थ्रू ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के पीछे का। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? आपको चारों का नाम लिख देना है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हाउ इट रीचेस अप टू द लीफ, या देयर टारगेट प्लेस। टारगेट प्लेस कौन सी है? लीफ है। खाना कहाँ बनता है? किचन में। किचन कौन है? लीफ है, जहाँ पर खाना बनने वाला है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने वाली है। रॉ मटेरियल कैसे पहुंचा? पानी कैसे पहुंचा? थ्रू रूट हेयर, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, प्लांट ने ले लिया, जाइलम के थ्रू ऊपर तक पहुंचा, लीफ में पहुंच गया, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया, क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी था, सनलाइट अवेलेबल थी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हुआ, ग्लूकोज बना जो प्लांट ने स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लिया, और इसके साथ में बनी मेरी ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल। ये ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल इस टोमेटा के थ्रू वापस रिलीज होके बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का। अब सुनो, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं, अभी मैंने बोला फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द लीफ और वी से दैट द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं क्या फोटोसिंथेसिस लीफ के हर सेल्स में होता है क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन द कंप्लीट लीफ, फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन द ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ। तो फिर कहाँ होता है? तो अब मैं बोलती हूँ कि फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द मेसोफिलिक सेल्स ऑफ द लीफ, लीफ के मेसोफिलिक सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। बेटा देखो बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा मैं पास पास लिख रही हूँ ताकि सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। आपको पता है नीचे बोर्ड बहुत बड़ा होता है, मैं बहुत फैला फैला के लिख देती हूँ, अपने डायग्राम भी बड़े बड़े बनते हैं, बट होप सो कि आपको सब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मेसोफिलिक सेल मतलब क्या? अब देखो पहले मैंने पता पड़ा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, प्लांट में हो रहा है, फिर हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा, प्लांट में कहाँ पे हो रहा है, पत्ती में हो रहा है। अब हम देख रहे हैं पत्ती में कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली, मैंने बोला मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है। अब देखो मैं पत्ती का ऐसा सेक्शन काटती हूँ और एक पतली सी लेयर जो मुझे दिखाई देगी मैं उसका डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। सी वी आर मेकिंग दिस एपिडर्मिस लेयर, ये मैंने एपिडर्मिस की लेयर बनाई है और इस एपिडर्मिस की लेयर में यहाँ मैंने बना दिया मेरा छोटा सा एक स्टोमेटा। वैसे ही मैं यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी लोअर एपिडर्मिस की लेयर बना रही हूँ और यहाँ भी सपोज मैंने बना दिया यहाँ पे मेरा एक और स्टोमेटा। कोई दिक्कत है? मैं यहाँ पर नाम दे दूं, यहाँ मैंने नाम दिया है क्या, एपिडर्मिस, है ना, ये एपिडर्मिस की लेयर है और ये लोअर एपिडर्मिस की लेयर है क्योंकि ये नीचे की तरफ है ना। हमने देखा है इस प्लांट सेल के ऊपर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है एंड दैट इज योर क्यूटिकल लेयर। ऐसी क्यूटिकल की लेयर बनी होती है, यहाँ मैंने नाम दिया है क्यूटिकल। साथ साथ डायग्राम बनाओ, हाथ चलाओ तो बनेगा, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा मैंने कहाँ पे क्या बना डाला है। मैंने ये सेल्स की चेन बनाई, एक गोला बनाया, इस गोले को नाम दिया है क्या, मेरा स्टोमेटा। ठीक है, ये भी क्या है, स्टोमेटा है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पर बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी जिसको मैं बोलती हूँ मेरी पैलिसेड सेल, है ना। ये ऐसी लंबी लंबी सी सेल्स बनाई है मैंने, जिस सेल्स को मैंने बोला है पैलिसेड सेल, पैलिसेड सेल। और नीचे की तरफ मैंने ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी टाइप की सेल्स बना दी है और ये जो सेल्स बनी है इनको मैं बोलती हूँ मेरी स्पॉन्जी सेल्स। क्या बोला है, स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? क्या बोला, एपिडर्मिस अपर, एपिडर्मिस लोअर, ये कौन है, स्टोमेटा, और लेयर कौन सी है नीचे, क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल लेबल किया हुआ है, क्यूटिकल की लेयर है। ठीक है, बीच में जो सेल है पैलिसेड सेल है और स्पॉन्जी सेल्स है। ठीक है, पैलिसेड सेल है और स्पॉन्जी सेल है, इन दोनों सेल्स को मिला के मैंने बोला है मेरा मेसोफिलिक सेल्स। ठीक है, क्या नाम दिया है, मेसोफिलिक सेल्स। है ना, इसको क्या नाम दिया मैंने, मेरा मेसोफिलिक सेल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मेसोफिलिक सेल्स है मेरी, इन मेसोफिलिक सेल्स में मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने जो छोटे छोटे से डॉट बना दिए हूँ, ये छोटे डॉट क्या इंडिकेट करते हैं, मेरे क्लोरोप्लास्ट को, है ना। तो कॉमन स्ट्रक्चर मैंने बोला है, दोनों को मिला के बोला मेसोफिलिक सेल। आवाज कम आ रही आ जाएगी। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है और यहाँ ये क्यूटिकल प्रेजेंट है। हेलो, हाँ बेटा, आज क्लास नहीं होगा, नहीं होगा, सर नहीं खोलेंगे, लॉकडाउन है। हाँ हाँ, चलो सॉरी, इधर देखो, ये एपिडर्मिस फिर से, ये हम क्या देख रहे हैं ये समझो पहले। मैंने ये लीफ में बताया, लीफ पहले समझ में आया, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, प्लांट में हो रहा है, प्लांट में कहाँ पर हो रहा है, लीफ में हो रहा है। अब हमको देखना है लीफ में एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है।
तो लीफ में एग्जैक्टली मैंने लीफ का सेक्शन काटा तो मुझे लीफ ऐसी दिखाई देती है। ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस बनाया, ये लोअर एपिडर्मिस बनाया, ठीक है, और बाहर की तरफ ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में ये जो दो टाइप की मैंने सेल्स बताई है, ऊपर वाली सेल को बोला है पैलेसेड सेल, नीचे वाली सेल को बोला है स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। इन पैलेसेड सेल और स्पॉन्जी सेल के अंदर प्रेजेंट है कौन, मेरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट which is responsible for the absorption of light energy। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट से मतलब इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा। इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस occur only in the mesophilic cells of the plant body। इतना समझ में आया है? अब मैं देख रही हूँ ये जो मेरा क्लोरोप्लास्ट है, कर दूं, ये जो मेरा क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा है, इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाती हूँ, देखो 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ग्लूकोप्लास्ट, है ना। अब अपन देख रहे हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ये हमको दिखा। अब ये कैसे फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है वो देख रहे हैं। ये जो मेरा क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दैट वुड बी योर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेरा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा इसका डायग्राम बनेगा। ये मेरी दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट, है ना। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास सिक्का है, कॉइन का मैंने बंडल बना दिया है, तो मेरे पास ऐसे बंडल्स होंगे ना बहुत सारे। या आप कैरम खेलते हो तो ब्लैक वाली एक के ऊपर एक लगा देते हो, व्हाइट वाली एक के ऊपर एक बंडल, है ना। तो यहाँ अपन ने बोला है ऐसे थैलेकॉइड या ग्रेना बोल रही हूँ मैं, बंडल को मैंने बोला है थैलेकॉइड और उसको बोला है मेरा ग्रेना। समझ रहे हो, ऐसे बंडल्स यहाँ पर रखे हुए हमको दिखते हैं, ठीक है। कि क्या बनाया मैंने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोला, इसको मैंने बोला है क्या, सिंगल को बोला है ग्रेना और दूसरा नाम दे रही हूँ क्या, थैलेकॉइड, ठीक है, ग्रेना या थैलेकॉइड, ठीक है। सिंगल को मैंने ग्रेना बोला है, एक सिक्के को, बंडल को मैंने बोला है थैलेकॉइड, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये जो सिंगल सिक्का मैंने बनाया है या ये जो मैंने सिंगल कॉइन बनाया है इसको मैंने बोला है ग्रेना, और इस ग्रेना के अंदर प्रेजेंट है मेरा, ये देखो ब्लू कलर के डॉट लगे हैं, और ये बनाया है मैंने मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट, क्लोरोफिल का पिगमेंट, ठीक है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर एक बार सुनो, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा, फिर से सुनो एक बार। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीफ में हो रहा है। क्या लीफ की सभी सेल में हो रहा है, नहीं मैडम, फोटोसिंथेसिस लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है, मतलब या तो ये पैलेसेड सेल में होगा या फिर ये स्पॉन्जी सेल्स में होता है। डन। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मैडम ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ये ऐसा होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके अंदर ऐसे सिक्कों पे सिक्का, ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट सिंगल सिक्का इज कॉल्ड एज ग्रेना, बंडल को हम बोल रहे हैं हमारा थैलेकॉइड, ठीक है। और ये जो ग्रेना या जो सिंगल सिक्का है इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट। कोई दिक्कत है नहीं, इसके अंदर प्रेजेंट है मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट। तो बताओ लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट। तो अब बताओ फोटोसिंथेसिस क्या लीफ में हो रहा है, नहीं, लीफ के मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है, मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है, नहीं, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, क्लोरोप्लास्ट में ये जो ग्रेना या थैलेकॉइड है ये रिस्पॉन्सिबल है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। Now you exactly know the position of photosynthesis, where does it occur? अभी तक आम आदमी क्या बोलेगा, फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है,
लीफ में कहाँ हो रहा है? लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है। मेसोफिलिक सेल्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में ये सिक्के के बंडल प्रेजेंट है। दैट सिंगल कॉइन वी कॉल द ग्रेना, बंडल वी कॉल द थाइलेकॉइड। इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, सिक्के के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट है जो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों तरफ ये जो खाली जगह बची है, यहाँ देखो मैंने रेड कलर से डॉट डॉट बनाए हैं, और ये जो डॉट डॉट बनाए हैं इसको में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको मैं नाम देती हूँ मेरा स्ट्रोमा। ठीक है, एक को नाम दिया है मैंने मेरा ग्रेना और दूसरे को नाम दिया है मैंने मेरा स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल है और स्ट्रोमा के अंदर बाकी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स था, एक लिक्विड सब्सटेंस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट था, सेल के अंदर साइटोप्लास्ट था, समझ में आ रहा है? वैसा ही लिक्विड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है जिसको मैंने बोला है स्ट्रोमा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? एक बार और रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में मैं ये डायग्राम मिटा दूंगी क्योंकि मुझे कुछ और लिखना है, बहुत छोटा है। एक बार और यहाँ तक की स्टोरी रिपीट करती हूँ, फिर नहीं कर पाऊंगी, मैं इरेज करूंगी। होप सो आपके डायग्राम कॉपी में बन गए होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल यहाँ तक आया। रॉ मटेरियल कौन था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। रूट हेयर से, फिर से बोल रही हूँ, बहुत धीरे, एक बार सुन लो बेटा। रूट हेयर के थ्रू पानी एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, है ना? ये जाइलम के थ्रू ऊपर तक पहुंचा लीफ तक। स्टोमेटाक्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। क्लोरोफिल का पिगमेंट इसके पास था, सनलाइट इसने नेचर से एब्जॉर्ब करी है, राइट? फाइनली ये मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना जिसको इसने स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लिया, और जो ऑक्सीजन और वाटर बना था उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया। ठीक, फिर हमने बोला लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मेसोफिलिक सेल्स में होता है ना? मेसोफिलिक सेल मतलब दो टाइप की है, एक पैरासाइट सेल है और एक स्पॉन्जी सेल्स है। इसके अंदर होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ये कैसा है? तो मैंने बोला ये है, मतलब एग्जैक्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द मेसोफिलिक सेल। फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है? नहीं, लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है। मेसोफिलिक सेल्स में नहीं, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट नहीं, उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है, जिसकी वजह से पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। मेरे ख्याल से मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ तक की स्टोरी अभी तक याद हो जानी चाहिए। डन। अब मैंने इस क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है और मैंने बोला है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट व्हिच वी कॉल द ग्रेना, ना, उसको हमने ग्रेना नाम दिया है। और उसके बाद हमने बोला है कि ये बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है और उन बंडल्स को मैंने नाम दिया है मेरा थाइलेकॉइड। ठीक है, और उस ग्रेना के अंदर प्रेजेंट था क्या? तो मैंने बोला उस ग्रेना के अंदर प्रेजेंट था मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट। Inside the grana, that chlorophyll pigment is present. See that blue color dot like structure. आ रहा है समझ में, है ना? तो ये प्रेजेंट था क्लोरोफिल उसके अंदर, किसके अंदर? ग्रेना के अंदर, है ना? और बाहर एक और लिक्विड प्रेजेंट था जिसको मैंने नाम दिया है स्ट्रोमा। ये लिक्विड मैंने बनाया जिसको नाम दिया है स्ट्रोमा, है ना? इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसका खुद का डीएनए का मॉलिक्यूल। ये मैंने छोटा सा बनाया है डीएनए, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर 9th क्लास का कुछ आता है तो नेम 2 सेल ऑर्गेनल, नेम 2 डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल व्हिच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। नाम आता था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो इसमें डबल मेम्ब्रेन भी दिख रही है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, मतलब डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब ये बंडल्स जो होते हैं ना, दीज बंडल्स आर अगेन कनेक्टेड विद द ईच अदर। ये बंडल भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और वो जो कनेक्शन है उन कनेक्शन को मैं नाम देती हूँ क्या? मेरी स्ट्रोमा लैमेली।
कनेक्शंस को मैंने नाम दिया है क्या, मेरी स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या नाम दिया है? स्ट्रोमा लैमेली। पर ये नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा, पर आपको ग्रेना और स्ट्रोमा ये दो नाम को कभी भी नहीं भूलना है। दिस ग्रेना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस स्ट्रोमा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मैं बताती हूँ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जब मैं देखती हूँ मेरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ मैं बोलूंगी दिस mechanism of photosynthesis. This photosynthesis is occur in two different steps. ये photosynthesis दो अलग अलग स्टेप में होने वाला है। ठीक है, दो अलग अलग स्टेप मतलब पहली एक स्टेप होती है जिसको मैं बोलती हूँ मेरी लाइट रिएक्शन, और दूसरी स्टेप होती है जिसको मैं बोल रही हूँ मेरी डार्क रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक है मेरी लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है मेरी डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता है, पहली बात तो याद रखो, दिस लाइट रिएक्शन ऑकर इन योर ग्रेना पार्ट। द साइड लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, मेरे ग्रेना में होता है, एंड दिस डार्क रिएक्शन occur in your stroma part. डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, मेरे स्ट्रोमा के अंदर होता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन, the site of light reaction is your grana part and site of dark reaction is your stroma part. अब देखो नाम से पता लग रहा है लाइट रिएक्शन है मतलब somewhere light energy is utilized। हमें पता है कि प्लांट कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट ही होते हैं जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेना में प्रेजेंट है, तो लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा ना बेटा। तो लाइट को यूटिलाइज कौन कर सकता है, एब्जॉर्ब कौन करेगा, मेरा ग्रेना पार्ट। इसलिए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, ग्रेना में होगी। याद रखने में दिक्कत हो गया क्या, कोई कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं, पक्का याद रखना है लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना में होगी। अब बचा कौन, स्ट्रोमा, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, स्ट्रोमा में होगी। पक्का आज की तारीख पे याद हो गया इतना, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होनी है, ग्रेना में, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होना है, मेरे स्ट्रोमा में। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला ये लाइट रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स होती है, पहले हम ये देख रहे हैं, है ना। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस सिक्के के अंदर। सिक्के के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी। ठीक है, ठीक है, आप सुनते हैं। इस लाइट रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इस लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जाएगा। ठीक है,
चलो कंटिन्यू करें। हम देख रहे थे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। दैट फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप, वन इज योर लाइट रिएक्शन, अनदर वन इज योर डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? तो मैंने बोला था दिस लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना। ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रहा है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज योर ग्रेना एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज योर स्ट्रोमा पार्ट। मैं यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ ये कहाँ पर होने वाला है। पहले हम इसी को लिख लेते हैं, लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्रेना पार्ट एंड डार्क रिएक्शन ऑकर इन योर स्ट्रोमा पार्ट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है ना। और लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट एनर्जी यूटिलाइज की जाती है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पहला स्टेप कि लाइट एनर्जी, लाइट इज एब्जॉर्ब बाय, कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। अब क्या होगा? लाइट एनर्जी को ले लिया किसने? क्लोरोफिल ने। दूसरा स्टेप में लिखती हूँ, ये जो लाइट एनर्जी होती है उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या किया जाता है? द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, या मैं लिखती हूँ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। मतलब द लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। देखो पानी यहाँ तक पहुंचा था ना, जैसे ही सनलाइट आएगी क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को यूज करेगा और सबसे पहला काम क्या करेगा? इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। क्योंकि दिस वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। यहाँ जो हम टर्म यूज करते हैं दैट टर्म वी कॉल द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लिसिस मतलब टूटना। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा। ये क्या हो रहा है? मेरी लाइट रिएक्शन, है ना। तो पहले स्टेप में क्या किया? ग्रेना के क्लोरोफिल पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। फिर क्या हुआ? दूसरा स्टेप, ये लाइट एनर्जी को यूज करके, है ना, मैंने लिखा नहीं यूज करके, आप लिख सकते हैं द लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें लिखा क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अकर। ठीक है, अब जब पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनेगा? ये पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो पहले तो बनेगी मेरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड अलोंग विथ इट सम प्रोटॉन एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। कुछ प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो ये मेरी ऑक्सीजन निकल रही थी वो ऑक्सीजन कहाँ निकली है? इस लाइट रिएक्शन में निकली है। तो एक स्टेप हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। आता है पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पूरा 2 स्टेप में, प्रॉपर स्टेप में लिखना है। एक हमने लिखा लाइट रिएक्शन, दूसरा लिखा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर हुई? ग्रेना में हुई। उसमें क्या क्या हुआ? पहले लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया। दूसरा स्टेप क्या लिखोगे? लाइट एनर्जी को उसने कहाँ पे यूटिलाइज किया? एब्जॉर्ब तो कर लिया, कहीं तो काम करेगा ना। तो क्या किया? दिस लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल, मींस द फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अकर। पानी के मॉलिक्यूल का टूट जाएगा, फोटोलिसिस होता है। फिर क्या होगा? अगर पानी का मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या हुआ? पहली फुर्सत में ये ऑक्सीजन निकल के बाहर चली गई। अगला स्टेप हमने क्या लिखा? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। ऑक्सीजन निकल के बाहर चले गए। पर अब मेरे पास कौन बच गए? ये मेरे प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए थे। ठीक है, दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वी यूटिलाइज टू मेक आवर ATP एंड NADPH। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूज करके मैंने बनाया है क्या? ATP और NADPH। मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी बनती है।
energy is formed, energy is stored in the form of this ATP and NADPH के फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, तो कितने ATP बने? 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH बनते हैं टोटल। किसमें? लाइट रिएक्शन में, है ना। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH बनता है। ये ATP और NADPH पता है शायद। ATP means the adenosine triphosphate. They all are the energy currency. Energy is stored in the form of ATP and NADPH. ठीक है, NADPH का फुल फॉर्म बड़ा है, अभी याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ NADPH याद रखोगे। ठीक है, अब बताओ लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, याद हुआ क्या? अगर लिख लिया है तो 1 मिनट के लिए पेन रख दो और मेरे साथ रिपीट कर लो ताकि याद हो जाएगा। मैं आखिरी 10 में पूरा टॉपिक रिवाइज करूंगी आपके साथ फिर से, पर अभी देखो क्या जितना पढ़ा उतना याद है क्या? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में हुआ बेटा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। पेन रख के ध्यान से सुन लो, मेरे साथ रिवाइज कर लो। ठीक है, क्या क्या हुआ देखो। पहले लाइट रिएक्शन कहाँ पे हुई? ग्रेना में हुई। पहली लाइन लिख दी, लाइट रिएक्शन ऑकरिंग ग्रेना, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या हुआ है। पहला स्टेप, लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो था उसने लाइट एनर्जी को ले लिया। अब लेने के बाद क्या करेगा? कहीं तो यूटिलाइज करेगा ना उसको। तो क्या बोला? दिस लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक डाउन द वाटर मॉलिक्यूल। इस लाइट एनर्जी को यूज करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा गया। ठीक है, अब जब पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, टर्म क्या यूज किया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जब पानी का मॉलिक्यूल टूट गया तो मैंने बोला सबसे पहले निकल गए कौन? ऑक्सीजन। तो लाइट रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है ना कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा ऑक्सीजन निकल जाएगी। एनटीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वेयर? फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकली है वो कहाँ से निकली है? ऑप्शन 3-4 देते जाएंगे, बट सही आंसर क्या होगा आपका? पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू दैट वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्टेप याद रखना है कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बचे ना बेटा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ने बना दिया क्या? मेरा एटीपी। इलेक्ट्रॉन से बन गया मेरा एटीपी और ये हाइड्रोजन इस NADP के साथ जुड़ के बना दिया इसने NADPH। ठीक है, तो यहाँ पर एक बन गया मेरा। टोटल 18 ATP आर फॉर्म एंड टोटल 12 NADPH इज आल्सो फॉर्म। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो ये सारी स्टेप कहाँ पर हो रही है? मेरी लाइट रिएक्शन मतलब इस छोटे से सिक्के में हो रही है, मतलब मेरे इस ग्रेना पार्ट में हो रही है। कोई दिक्कत है? नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा था, है ना। तो जो मेरी डार्क रिएक्शन थी, अब देखो मेन क्या क्या हो गया मेरे फोटोसिंथेसिस की। अगर इक्वेशन तुम्हें बताऊं तो मेरी फोटोसिंथेसिस में इसको भी रेस कर दो आप, है ना। ये सब आपको पता है, बन चुका है बहुत बार। अब मैंने बोला यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो अपने बहुत सिंपल वाली लिखी थी, मैं इसे भी मिटा दूं? चलो रहने दो, कोई बात नहीं। फोटोसिंथेसिस की मिटा रही हूँ। इसमें जो सिंपल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी थी उसमें अपन ने क्या लिखा था जरा देखो एक बार ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा था कि मेरे पास कितने CO2 लिए थे मैंने लिखा था मैंने 6 CO2 प्लस 12 H2O, है ना, ऐसे लिया था। एरो के ऊपर मैंने लिखा था मेरा सनलाइट और यहाँ लिखा था मैंने मेरा क्लोरोफिल का पिगमेंट। यहाँ क्या बन गया था? यहाँ बना था मेरा C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। ये मेरी टोटल रिएक्शन थी ना फोटोसिंथेसिस की। सबसे शुरू में अपन ने लिखी थी, कॉपी के ऊपर लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने क्या किया था, देखो वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया, मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ। ये पानी का मॉलिक्यूल टूट गया कब? लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज हो गया। इस क्लोरोफिल का काम भी कहाँ पे हो गया?
लाइट रिएक्शन में इस सनलाइट को भी यूज कर लिया कहाँ पर, लाइट रिएक्शन में। अरे समझ में, सनलाइट को इस क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब किया, फिर पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा और क्या बनाया, ये ऑक्सीजन को बना के बाहर निकाल दिया। ये जो रेड सर्कल बने हुए हैं, ये सारा काम कहाँ पर हो गया है, लाइट रिएक्शन में हो गया। मतलब मेरे ग्रेना में हो रहा है, जो मेरा सिंगल सिक्का था उसके अंदर हो रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ डार्क रिएक्शन में होने के लिए बचा क्या। अब देखो यहाँ मैंने 12 मॉलिक्यूल लिए थे, 12 में से 6 भी यूटिलाइज एंड 6 अगेन भी रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। समझ में, ट्रांसपिरेशन के दौरान ये पानी के मॉलिक्यूल जो है ये भी रिलीज होके निकल गए हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताओ डार्क रिएक्शन में होने के लिए बचा क्या है। तो डार्क रिएक्शन में देखो मैं ब्लू कलर से सर्कल बना रही हूँ, रेड कलर से जो सर्कल है वो सब लाइट रिएक्शन में हो चुका है। सो लाइट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक डार्क रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। आ रहा है समझ में, है ना। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाएगा और इससे ये कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट काम था। फोटोसिंथेसिस को हम याद ही क्यों रखते हैं, इट इज अ प्रोसेस टू मेक देयर फूड। अपना खाना बनाना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। लाइट रिएक्शन में तो भाई ग्लूकोज बना ही नहीं है, तो क्या सिर्फ उतना ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना, पक्का। तो अब लिखते हैं हमारा डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है। मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है। किस प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हुई है, स्ट्रोमा पार्ट में। स्ट्रोमा क्या था, द लिक्विड प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड प्रेजेंट था उसको मैंने स्ट्रोमा बोला था। ग्रेना क्या था, एक सिक्का था जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था। आ रहा है समझ में, जाग रहे हो ना, कोई सो तो नहीं गया। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। यहाँ मैंने क्या बोला, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में होती है। क्या होता है डार्क रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और कार्बोहाइड्रेट बोले तो मेरा ग्लूकोज फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6, दैट इज योर सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे तो ये बना देगा मेरा कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अब सुनना अगली बात, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बदल के ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाती है, उस समय ये जितनी भी एनर्जी बनी है लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनी होती है, दिस ऑल कंप्लीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड in the conversion of this carbon dioxide into carbohydrate. लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनती है वो सारी एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये प्रोसेस ATP और NADPH की प्रेजेंस में होती है। समझ में आ रहा है, मतलब पहले लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, लाइट की प्रेजेंस का होना जरूरी है। लाइट मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पानी अगर होगा लीफ के पास तो लाइट एनर्जी को यूज करके पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन निकल के बाहर चली जाएगी, पानी भी जो बचेगा वो बाहर चला जाएगा और बनेगा क्या, ATP और NADPH। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हुए, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या बना, एक ऑक्सीजन बना जिसको पहली फुर्सत में हमने बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा पानी बना उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया, और क्या बना, एनर्जी बनी जो ATP और NADPH के फॉर्म में हमने स्टोर करके रखा है। हमने मतलब हमारे प्लांट में। अब ये लाइट एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी ATP और NADPH के फॉर्म में जो एनर्जी बनी है, दैट एनर्जी वी यूटिलाइज
अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती हूँ। इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को मैंने बोला डार्क रिएक्शन। ये प्रोसेस कहाँ पर हुई है? मेरे स्ट्रोमा में हुई है। समझ में आया? अब सोचो, मतलब लाइट रिएक्शन में जितनी एनर्जी बनी है उतनी एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना। अगर लाइट रिएक्शन में एनर्जी कम बनेगी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट भी कम बनेगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर यहाँ ज्यादा एनर्जी मिल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कितना कंज्यूम करेगा? सुना ध्यान से, प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा किस पर डिपेंड करेगा? जितनी उसके पास एनर्जी है। ठीक है, सपोज मेरे पास 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की और यहाँ इतनी एनर्जी है सफिशिएंट कि मैं इस 10 कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दूंगी तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और एनर्जी कम है तो उतनी ही एनर्जी से मैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ूंगी ना, बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं, क्योंकि अब उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट को जरूरत ही नहीं रहती है। बहुत बार आपने सुना है कि प्लांट के पास रात के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। समझ रहे हो? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों करता है? क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं बची है इतनी कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट को बना सके। अब वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास रख के क्या करेगा? उसके पास कोई स्टोर रूम तो है नहीं कि डब्बे में भर के रख लूं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसे पता है अगले दिन फिर नेचर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब उसको जरूरत होगी वो आराम से एटमॉस्फेयर से नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकता है। समझ में आया पूरा स्टेप? मतलब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का बनता है। किसकी वजह से बना? जो लाइट रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी बनी थी वो सारी के सारी एनर्जी को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। एनर्जी अगर कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी कम बनेगा ना, तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा ना, स्टार्च स्टोर नहीं हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो ये हमारी दो स्टेप थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, है ना। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, दिक्कत नहीं। अब सुनना, अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पर एक और छोटा सा नाम बता रही हूँ जिसको मैं बोलती हूँ मेरा RUBP। RUBP क्या मतलब होता है इसका? इसका फुल फॉर्म लिखते हैं हम, याद कर लो, लिख लो, राइबोलोज बाय फॉस्फेट। राइबोलोज बाय फॉस्फेट क्या करता है ये? इट एक्ट एज एन CO2 एक्सेप्टर। ये CO2 एक्सेप्टर के फॉर्म में काम करता है। मतलब अब मैंने बोला ना, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला, कैच करने के लिए कौन बैठा है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्लांट की बॉडी में जाएगी उसको सबसे पहले पकड़ेगा कौन? उसको पकड़ने वाला होता है ये RUBP। ठीक है, राइबोलोज बाय फॉस्फेट, it act as in carbon dioxide acceptor. After completion of the reaction, it again release out from the chemical reaction. It never take part, it never involved in the chemical reaction. वो बस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इधर से देगा और इधर देगा, बस इतना ही करता है। बाद में वापस फ्री हो जाता है अगले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा RUBP act as in कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये नया नाम है, याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन। देखो, मुझे पता है कि 6 CO2 तो लगना ही लगना है, प्लस मेरा 12 H2O तो लगना ही लगना है ना। अब बताओ मुझे ये ATP और NADPH लगना है कि नहीं लगना? लगना पड़ेगा ना। देखो, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, एक मैंने लिखा है मेरा कितना 18 ATP लगना है मुझे, और फिर मुझे लगना है 12 NADPH
H लगना है और इसके साथ में क्या लगना है मेरा RuBp। RuBp मतलब राइबुलोज बाय फॉस्फेट। ठीक है, देखो लाइट रिएक्शन में टोटल दोनों को मिला के अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ फोटोसिंथेसिस की, जो पहले हम इतने से लिखे थे सिंपल सी, उसी को मैं एनलार्ज करके बता रही हूँ। मैंने ये दो चीजें वैसी लिखी है जैसे यहाँ लिखी थी, पर मुझे पता है कि लाइट रिएक्शन में ये दोनों बने थे तो इसको मुझे यूज करना पड़ा है डार्क रिएक्शन के लिए। और ये RuBp है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब इससे फाइनली बना क्या है, यहाँ पर मुझे जरूरत है किसकी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे सनलाइट की जरूरत है और यहाँ पर मुझे क्लोरोफिल पिगमेंट की भी जरूरत है। ठीक है, सनलाइट भी जरूरी है और मेरा क्लोरोफिल पिगमेंट भी जरूरी है ना। अब यहाँ फाइनली क्या क्या बना, देखो सबसे पहले तो बनता है मेरा कौन, मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दूं C6H12O6 ग्लूकोज बना था। देखो डार्क रिएक्शन में ये मैंने बनाया है, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है। प्लस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अलावा क्या बना, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन निकली थी, निकल गई ना, तो यहाँ मैंने लिखी है ऑक्सीजन निकली। प्लस मेरा वाटर का मॉलिक्यूल 6H2O भी निकला था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6H2O। यहाँ भी हमको लिखना है 6O2, ये मैंने 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा है। ठीक है, RuBp तो ऐसा कैसा बाहर निकल जाएगा ना, समझ रहे हो है ना, तो मैं प्लस RuBp जैसा बाहर निकला था वैसा ही निकाल दिया है मैंने। अब क्या बना, ये 18 ATP यूज हुए ना, 18 ATP यूज हुए तो यहाँ मेरे पास बना क्या, ATP टूट के बनाता है क्या, ADP। ATP ने टूट के बनाया क्या, ADP, और NADPH ने टूट के बनाया 12 NADP। इसका जो H है वो बाहर चला गया है, रिड्यूस फॉर्म था वो कन्वर्ट हो गया है। आया कुछ समझ में, तो फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये RuBp एक्सेप्टर की तरह आया है और बाद में वैसा के वैसा बाहर निकल गया है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से बना था कौन, मैं ये ब्लैक कलर के पेन से बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से बना था मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, पानी के टूटने से बनी थी मेरी ऑक्सीजन, तो मैंने बाहर निकाल दिए। 12 मॉलिक्यूल थे पानी के, 6 यूज किए, 6 वापस बाहर निकाल दिए। 18 ATP को यूज करके बना मेरा क्या, 18 ADP। 12 NADPH को यूज करके क्या बना मेरा, 12 NADPH उसमें से निकल गया है। ये होती है मेरी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है ना। तो ATP क्या होता है, जैसे मैंने बोला A जो होता है वो T फॉर ट्राई फास्फेट, मतलब 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। अब इन 3 फास्फेट मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है मेरा हाई एनर्जी बॉन्ड। ये क्या था मेरा ATP। अब मुझे एनर्जी की जरूरत है, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, तो क्या हुआ मेरे पास, अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये एडेनिन के साथ एक ही हाई एनर्जी बॉन्ड बचा ना, और ये प्लस P टूट के अलग हो गया, तो ये क्या बन गया मेरा ADP डाइफॉस्फेट। ये T से ट्राई था, ये D से डाई हो गया। ठीक है, अब अगर ये और टूटेगा, मुझे और एनर्जी चाहिए, मैंने ये वाला बॉन्ड भी टूट गया है, तो A और P जुड़ेंगे, ये एक P और निकल के बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा मेरा AMP, मतलब मोनो फॉस्फेट बन गया है। तो इन ATP द एनर्जी इज स्टोर्ड इन देयर हाई एनर्जी बॉन्ड। इस हाई एनर्जी बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, मतलब पहले लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद मेरा डार्क रिएक्शन होगा, पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जब लाइट नहीं होगा तभी डार्क रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। The dark reaction is not depend on the presence or absence of light. वो लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, पर लाइट रिएक्शन 100% लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा एक और टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत मेरे को मैसेज करके भेज देंगे अभी, तो है ना। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, मेन मैकेनिज्म ये है, इतनी बड़ी रिएक्शन याद करने में दिक्कत हो तो अगले टर्न पे याद कर लेना, घर बैठ के 2 बार पढ़ोगे अपने आप याद आएगा, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, कुछ मैंने अलग नहीं लिखवाया है। How much energy is used by 1 ATP? 1 ATP 13.5 किलो कैलोरी एनर्जी होता है एक ATP के अंदर, 13.5।
एक एटीपी नहीं, यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो रहे हैं और कितने एटीपी बन रहे हैं? 18 एटीपी बने हैं और 18 ही यूज हो गए, पूरे यूज होती है। प्लांट के पास कुछ एनर्जी नहीं रहती। अगर एनर्जी बचती तो मैं इस रिएक्शन में लिखती थी प्लस ई। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम यहाँ पर ई नहीं लिखते हैं, ई फॉर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी नहीं बनी, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी, पर जितनी बनी वो सारी मैंने डार्क रिएक्शन में यूज कर ली। तो नेट मेरे हाथ में कुछ एनर्जी का बंडल बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम एनर्जी बनी ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जितनी बनी वो सारी की सारी हमने यूज कर ली है। अब एक बात और सुन लो, एक NADPH बराबर होता है 3 ATP के। NADP बराबर होता है 3 ATP के। अब तुम और कैलकुलेशन लगाना चाहो तो लगा लो। 18 ATP बने हैं, 12 NADPH बने हैं, एक NADP 3 ATP के बराबर, मतलब 12 NADP कितने ATP के बराबर? 36 ATP होगा। 12 into 3 करो, 36 ATP और ये 18 ATP, इतनी सारी एनर्जी बन जाती है। फुल फॉर्म ऑफ ATP, ADP एंड AMP। हाँ, एडेनोसिन टी, एक बार लिखते हैं, इसको इरेज कर दूं? चलो इसका लिखते हैं एडेनोसिन, एडेनोसिन, T फॉर ट्राई और P फॉर फास्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये D आ गया मतलब डाइफॉस्फेट, M आ गया मतलब मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी टूटती गई, ट्राई से डाई बन गया क्योंकि एक फास्फेट निकल गया, डाई से मोनो बन गया क्योंकि एक फास्फेट निकल गया। और साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में ये वापस एडेनिन और P भी हैं। अगले स्टेप में A और P जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये रात में ही CO2 क्यों रिलीज करते हैं? रात में CO2 क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि दिन में लाइट रिएक्शन होगी तभी एनर्जी बनेगी, तभी कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी, मतलब यूटिलाइज करेगा प्लांट। और जब यूटिलाइजेशन के बाद नहीं कर पा रहा है तो बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। अब एक बात और सुनो, हम जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसा ही रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं। देखो, वी रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना, वी absorb the oxygen for the oxidation of food substance and we release the carbon dioxide out from our body because we never utilize that carbon dioxide in our body. That carbon dioxide is poisonous for our body. ऐसा हमारी बॉडी में होता है। प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, प्लांट भी फूड को तोड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे उसको एनर्जी मिलेगी और वो काम करेगा। अब आप जानते हो प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू एनिमल। हमको जितनी एनर्जी लग रही है हम यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लांट को कम एनर्जी लगती है, तो प्लांट को ग्लूकोज को कम तोड़ेगा ना, प्लांट को ऑक्सीजन कम लगेगा। पहली बात तो ये समझ लो। अब बताओ, प्लांट में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर फेंकेगा क्या? क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। जब घर में बन रही है तो बाहर हाथ फैलाने क्यों जाएगा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेगा? जितनी घर में बन रही है उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएगा ना, तो बाहर से कंजम्पशन कम हो जाएगा उसका, जितना घर में बन रहा है उसको यूज करेगा। अब बताओ, फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी ना ऑक्सीजन, हाँ कि ना? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनी, अब वो ऑक्सीजन को प्लांट बाहर निकालेगा क्या? वापस वही बात, जब घर में ऑक्सीजन बन रही है तो बाहर से ऑक्सीजन क्यों लेगा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए? समझ में आया? अब इसी ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी बनेगी और काम करता जाएगा। मतलब बेसिक देखो तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ही उसका एक्सचेंज चलता रहता है। अब उसको ऑक्सीजन कम लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लगेगी टू मेक द फूड, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो क्या करेगा वो? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर की तरफ देना शुरू करता है। फोटोसिंथेसिस और फोटोलिटिक सेम होता है क्या? फोटोलिसिस मतलब फोटोलिटिक एंड फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोलिटिक रिएक्शन मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, फोटोलाइटिक रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस भी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सेम है। वन मोर क्वेश्चन, दिन में भी हो सकता है वो, तो मतलब ये कौन सा? लाइट रिएक्शन दिन में हो रहा है, डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है। जैसे एनर्जी बनना शुरू हो गई है उस एनर्जी का कंजम्पशन होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटता चला जाएगा। मतलब ये दिमाग में नहीं रखो कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में ही होनी, रात को ही होनी। तो क्या दिन में जो एनर्जी बनी है वो प्लांट स्टोर करेगा और रात को घर में बैठ के कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते जाएगा क्या? तो दिन भर बैठ के सिर्फ लाइट रिएक्शन ही होती रहेगी क्या? तो ऐसा नहीं होता है, दिन में भी डार्क रिएक्शन हो सकती है।
वो लाइट पर डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं है। लाइट हो या नहीं हो उस रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता है, डार्क रिएक्शन लगातार होती रहती है। अब फिर से समझ लो, जितनी एनर्जी बनी उतनी एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना लिया, अब मेरे पास एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि एनर्जी तो लाइट रिएक्शन में दिन में ही हुई है ना, दिन में लाइट रिएक्शन हुई, एनर्जी बन गई है, उतनी एनर्जी को मैं यूटिलाइज करते जा रही हूँ। अब रात में नई एनर्जी तो नहीं बनने वाली है क्योंकि लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है। जितनी एनर्जी स्टोर है उसी से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ रही हूँ। अब एनर्जी खत्म हो गई है, फिर भी मेरे पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं स्टोर करूंगी क्या? उस समय प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो इसलिए रात के समय प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि रात में बाद में जब एनर्जी खत्म हो जाती है लाइट रिएक्शन की, उसके बाद वो उस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाता है, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, और कुछ लास्ट क्वेश्चन। हाँ, प्लांट रात को भी CO2 कंज्यूम करते हैं क्या? CO2 रात को नहीं, अगर चांस की बात है कि दिन में नहीं बचा और एनर्जी बच गई है बहुत सारी, तो वो कंज्यूम करेंगे रात के समय भी, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सकते हैं अगर लाइट रिएक्शन की एनर्जी उनके पास बच गई है तो, है ना। प्लांट पे भी अलग अलग होता है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। अपन ने फोटो पीरियोडिज्म देखा था, टाइम पीरियड फॉर विच द प्लांट रिक्वायर द लाइट, है ना। कुछ प्लांट होते हैं जो दिन में काम करते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो रात को भी काम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्लांट है और किस टाइप की रिएक्शंस को शो करता है। आपका प्लांट मूवमेंट वाला चैप्टर देखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिलीट हो गया है, तो आपने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट और ये सब कुछ उस चैप्टर में ये दिया हुआ है। फोटो पीरियोडिज्म करके एक छोटा सा टॉपिक दिया है, टाइम मिले तो उसकी 2-4 लाइनें पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड, फोटो टाइम पीरियड मतलब लाइट का टाइम पीरियड जितना प्लांट को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज फोटो पीरियड, है ना। तो जितना लाइट का पीरियड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा लाइट रिएक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा फिर डार्क रिएक्शन हो पाएगी। पर लाइट का टाइम कम है, जैसे विंटर का टाइम है, दिन छोटा हो गया, रात लंबी हो गई, तो लाइट कम समय के लिए प्लांट को मिला ना, और जब कम समय के लिए लाइट मिलेगा तो लाइट एनर्जी कम हुई है, तो एनर्जी कम बनी है, प्रोडक्शन कम होगा। तभी तो ठंड में मिलने वाले प्लांट और प्रोडक्ट अलग होते हैं और गर्मियों में मिलने वाले प्लांट और प्रोडक्ट अलग होते हैं। तो जो गर्मियों में ग्रो करेंगे उनको फोटो पीरियड लंबा चाहिए, दिन का समय लंबा चाहिए, लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, और ठंड वाले जो प्लांट है उसको लाइट का पीरियड कम होगा तो ही चाहिए। तो ये अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। फोटो पीरियड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट मूवमेंट वाले चैप्टर में आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपका होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। छोटा सा एक टॉपिक है, कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या होगा, लाइट कम या ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट होगा, कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, बट एक लिमिट तक। एक लिमिट से ज्यादा कुछ भी होगा तो भी नुकसान होगा, रिड्यूस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट। द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन योर रेड एंड ब्लू लाइट, 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट, क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेड एंड ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है और ग्रीन में तो होता ही नहीं है। ग्रीन में नहीं होगा क्योंकि ग्रीन कलर को ग्रीन लीव्स रिफ्लेक्ट कर देंगे ना, ये आप फिजिक्स पढ़ते हैं। विबज्योर आपको पता है वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज रहती है ना। तो प्लांट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट रेस को ही एब्सॉर्ब कर पाता है। उससे कम या ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी वाली लाइट आती है तो वो प्लांट एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी अगर कम या ज्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट इफेक्ट होता है। एक लिमिट तक तो बढ़ेगा घटेगा, पर एक लिमिट से ज्यादा या कम होता है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाता है ना। वैसे ही टेम्परेचर, मतलब वो सनलाइट भी मायने रखेगा, लाइट है या नहीं है। तो मेन जो इसके ऊपर पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, रेड और ब्लू लाइट। ठीक है, क्लोरोफिल का होना नहीं होना जरूरी है, सनलाइट का होना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मेन 4 चीजें हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्टिविटीज आपके बुक में दी हुई है, उसको आप देखना एक बार। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, oxygen is released during photosynthesis,
वो हाइड्रिला वाला प्लांट लेकर के ऊपर रखा है बीकर। अगले टर्न पे हम देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड एक्टिविटी। अगर उससे आप बुक में पढ़ के देखना कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे अगले टर्न पे पूछना। हम अगले टर्न पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को पढ़ेंगे और फिर एनिमल में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। टाइम हो गया कि है? थोड़ा सा चलो ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी देख ही लेते हैं। अभी टाइम है अपने पास 5-10 मिनट बंद होने को। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज कर लूं फटाफट में। कॉपी पेन रख दो, सब फेंक दो, मतलब बंद कर दो और ध्यान से सुन के रिवाइज कर लो क्या क्या हुआ लाइट रिएक्शन में। पहले क्लोरोफिल पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी में सुनना ध्यान से। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। फिर क्या हुआ, उस लाइट एनर्जी को यूज किया किसमें? पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में, ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या किया? पानी का मॉलिक्यूल टूटा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल के बाहर चले गए। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ? मेरे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने थे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने क्या बनाया? एनर्जी बनाया। इलेक्ट्रॉन से मेरा एटीपी बना और प्रोटॉन से मैंने एनएडीपी बना डाला। ये हो गई मेरी लाइट रिएक्शन पूरी। डार्क रिएक्शन में क्या किया मैंने? डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बनाया। पर ये कन्वर्शन में क्या किया? ये जो एनर्जी बनी थी, द एनर्जी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दैट कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गई मेरी पूरी के पूरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हुई थी? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ हुई? स्ट्रोमा में। ग्रेना और स्ट्रोमा क्या थे? मेरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सिक्का था वो ग्रेना था, उस सिक्के के अंदर प्रेजेंट था क्लोरोफिल का पिगमेंट। तो उस क्लोरोफिल के पिगमेंट ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए ग्रेना इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और उसके चारों तरफ जो लिक्विड था उसको मैंने बोला स्ट्रोमा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट बना है, ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है लंबी चौड़ी, और इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं और वो सारे एंजाइम उस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए डार्क रिएक्शन का साइट क्या हो गया? मेरा स्ट्रोमा। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ था? ग्रेना में। ग्रेना कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहाँ था? क्लोरोप्लास्ट में। कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर से सुनो एक बार, मैंने क्या क्या बोला। ये पूरा डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुआ? स्ट्रोमा में हुआ। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हुआ? ग्रेना में हुआ। ग्रेना कहाँ पर है? स्ट्रोमा के अंदर, है ना। स्ट्रोमा कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? बराबर जा रहे हो? ध्यान जा रहा है? क्या पढ़ा रहे हो मैं? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? लीफ के मीजोफिलिक सेल्स में है। मीजोफिलिक सेल्स कहाँ पर है? लीफ के अंदर है। क्या लीफ की सारी सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है? नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन द मीजोफिलिक सेल्स ऑफ द लीफ। समझ में आया? समझ में आया? मतलब प्लांट में, काट दो, प्लांट में क्या हो रहा है? पहले हमको पता था फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ पर होगा? लीफ में होगा, ग्रीन पार्ट्स में होगा। लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? उसके मेसोफिलिक सेल्स में। मेसोफिलिक सेल्स में कौन बैठा है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है? ग्रेना। ग्रेना और स्ट्रोमा है। ग्रेना में हो रही है मेरी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होती है मेरी डार्क रिएक्शन। हम अंदर घुसते चले गए, तब जाके वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर फोटोसिंथेसिस इज अकर। सिर्फ पत्ती में नहीं होता, पत्ती की मेसोफिलिक सेल में, मेसोफिलिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मेरी लाइट रिएक्शन अलग और मेरी डार्क रिएक्शन अलग से कंप्लीट होगी। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।